नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की हमारी जो सीरीज चल रही है उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का राजनीतिक विज्ञान। दोस्तों, चैप्टर 5 इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसका नाम क्या है हमारा यहाँ पर विधायिका। दोस्तों, हम क्वेश्चन आंसरों को देखें उससे पहले हम यहाँ पर पहले ब्लूप्रिंट देख लेंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये आपका ब्लूप्रिंट है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका विधायिका चैप्टर है। दोस्तों, इस चैप्टर से आपका टोटल 8 नंबर का पेपर में आने वाला है, जिसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो 8 नंबर का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 नंबर के। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि आप अच्छे से सुन लेते हैं इन ऑब्जेक्टिव को और क्वेश्चन आंसरों को, तो आपको यकीन मानिए आपको और अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा रहती है उसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से याद रखेंगे लेंगे, क्योंकि बहुत कम ऑब्जेक्टिव है, इनमें से आपका पेपर में आने वाला है। तो पहला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है भारतीय संसद में कितने सदन है। तो दोस्तों, ये चीज आप याद रखेंगे, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, व्यवस्थापिका कहते हैं जिसको हिंदी में, और वैसे सदन कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, सरकार के कानून बनाने वाले अंगों को क्या कहते हैं। दोस्तों, जो सरकार का जो कानून बनाते हैं उस अंगों को हम कहते हैं कार्यपालिका। दोस्तों, विधायिका और न्यायपालिका ये दोनों कार्यपालिका के इर्द गिर्द काम करती है, यानी कि जो कार्यपालिका रहता है वह क्या करता है, यहाँ पर कानून बनाने का कार्य करता है। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। प्रश्न क्रमांक 4 आप यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वर्षों में होता है। तो दोस्तों, जो राज्यसभा रहते हैं उसके जो सदस्य रहते हैं उनका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष का। आप ये अच्छे से याद रख लेंगे, कितना रहता है, 6 वर्ष। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपके सत्य असत्य हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हो केवल एक रिक्त स्थान था, 3 जो सही विकल्प थे, उसी के साथ में यहाँ पर 3 सत्य असत्य हैं। और यहाँ पर आपके जो है सत्य असत्य हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है राज्यसभा सदन का निम्न सदन कहते हैं। दोस्तों, जो राज्यसभा संसद का निम्न सदन है, तो ये असत्य होगा, क्योंकि जो राज्यसभा है उच्च सदन का निम्न सदन नहीं है, वह उच्च सदन है संसद का। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 6। मैं यहाँ पर आपको टिक लगा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 6 लिखा है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो दोस्तों, लोकसभा का जो कार्यकाल रहता है वह 6 वर्ष का होता है, यह सत्य हो जाएगा हमारा। और लोकसभा में मध्य प्रदेश से 29 सदस्य निर्वाचित हैं। दोस्तों, ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दोस्तों, ये तो थे आपके सत्य सत्य। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है एक वाक्य में उत्तर। दोस्तों, आपको इनके एक वाक्य में उत्तर देने हैं। आप हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनके आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों, कितने वर्षों का होता है, ये होता है हमारा 6 वर्षों का। इसके बाद में द्विदिशात्मक व्यवस्थापिका किसे कहते हैं। तो दोस्तों, द्विदिशात्मक व्यवस्थापिका रहती है वह हम संसद को कहते हैं। यहां पर आप लिख लेंगे संसद को, ठीक है। इसके साथ बढ़ेंगे हम दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, दोनों सदन के नाम क्या हो जाएंगे, लोकसभा, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका राज्यसभा। तो दोस्तों, ये आप दोनों नाम लिख लेंगे। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा रहती है उसकी कार्यवाही का संचालन कौन करता है। तो कौन करता है, उप राष्ट्रपति जी करते हैं हमारे। यहाँ पर लिख लेंगे आप उपराष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी ऑप्शन थे, सारे क्वेश्चन सरल थे, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को 2 बार सुन लीजिए, आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। दोस्तों, अगले प्रश्न में आप हमारे देख पा रहे हैं, ये है लघुत्तरीय क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये 2 नंबर वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आप नीचे देखेंगे ये सारे क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। तो पहले हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है दल बदल से क्या आशय है। दल बदल से क्या है, आप ये आंसर लिख लेंगे। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। दल बदल का साधारण अर्थ एक
दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना है। आपने देखा होगा एक दल छोड़कर कुछ कुछ जो नेता रहते हैं वह दूसरे दल में सम्मिलित हो जाते हैं। किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना मौलिक सिद्धांतों पर विधायक को अपनी पार्टी नीति के विरुद्ध योगदान करना, किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना परंतु पार्टी से निष्कासित किए जाने पर यह कानून लागू नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यदि पार्टी वाले खुद से किसी को निष्कासित कर दे, खुद को हटा दे अपनी पार्टी से, तो वो लोग दल बदल नहीं कहलाएंगे, वो तो निष्कासित रहेगा। दल बदल क्या रहता है, आप खुद अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कई चीजें, आप अपनी पार्टी छोड़ दें, अब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, चुनाव में टिकट मिलने के बाद आप दो पार्टी छोड़ दें, कई वजहों से आप जो छोड़ सकते हैं पार्टी, हुआ है दल बदल कहलाता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, आप जब ओवरऑल देखेंगे तो पेपर में लिख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, लिखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है ये आपने सुन रखा होगा पहले से, क्योंकि अभी भारतीय गवर्नमेंट है बीजेपी, उसके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लेकर आए गए थे। तो अभी यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे हम। संसदीय प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव है जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। तो दोस्तों होता क्या है इसमें, जो विपक्ष रहता है, जैसे कि अभी सरकार में कौन है हमारी सेंट्रल में, बीजेपी, तो कांग्रेस या कोई अदर पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकती है। दोस्तों उसमें क्या रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, वह क्या पर्पज रहता है उसका, हराने उसको या फिर कमजोर वो साबित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसके बाद देखेंगे हम, या दुर्बल, उदाहरण के रूप में यह एक तत्कालिक समर्थक द्वारा पेश किया जाता है जिसे सरकार में सरकार में विश्वास नहीं होता है। यह प्रस्ताव नए संसदीय मतदान अविश्वास का मतदान द्वारा पारित किया जाता है या अविश्वास किया जाता है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, यानी कि क्या रहता है, जो है गवर्नमेंट में उसके अपोजिट वाली जो पार्टी है वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। उसके वजह कई के रीजन हो सकते हैं, यानी कि इसके बाद में क्या होता है, चुनाव होता है, एक लंबी प्रोसेस रहती है, वह हम यहाँ पर केवल 2 नंबर का है तो वो हम यहाँ पर अभी नहीं समझ रहे हैं। अगर ये 5 नंबर का होता तो हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत लंबी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है, संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, इनके दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो दोस्तों भारत की संघीय व्यवस्था जो व्यवस्थापिका है उसको क्या कहते हैं, हम संसद कहते हैं। और द्विसदनीय व्यवस्था है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति 2 सदन है जिनके नाम क्या होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 था। प्रश्न क्रमांक 4 आप यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर, द्विदेशीनात्मक विधायिका वाले प्रांतों के नाम लिखिए। तो आपको किन किन जो प्रांत है उनमें दो विधायिका लागू है वो नाम देखेंगे यहाँ पे। तो कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना। दोस्तों यहाँ पर क्या है, डबल रगो है संसद, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, द्विदेशीनात्मक। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं आप लिख लेंगे एक एक करके। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन का ये आखिरी प्रश्न है, इसको हम देख लेंगे, धन विधेयक क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके तहत कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें निम्नलिखित विषयों के से सम्मिलित प्रावधान हो। यानी कि 110 जो है अनुच्छेद, उसके अनुसार क्या है, आप यहाँ पर आपको कुछ नियम दिए गए हैं, ये जैसे कि नीचे लिखे हुए हैं, इन नियमों को अगर वो फॉलो करती है कंडीशन तो वो कौन सा विधेयक कहलाएगा, धन विधेयक। एक एक करके हम इन कंडीशंस को पढ़ लीजिए। जैसे कि लिखा है, कर लगना, ठीक है, कर लगाना, कम करना, बढ़ाना और भारत की ओर से ऋण लेना, भारत की संचित निधि या आकांक्षिता निधि में कुछ धन डालना या निकालना, भारत की संचित निधि में से किसी व्यय संबंधी धन दिया जाता आदि। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आए होंगे। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा दें ताकि अगली वीडियो जो अपलोड हो आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।